नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इतिहास वैकल्पिक विषय की आज की इस कक्षा में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री में जो यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल विषय से संबंधित 2023 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर नंबर 1 जो आपका प्रश्न पत्र 1 है उसका हम आज एक अवलोकन करेंगे, उसका एक जनरल ओवरव्यू देखने का प्रयास करेंगे ताकि एक तो हमें ये पता चल सके कि जो मेंस का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा हमें ये पता चल सके कि जो आपका पेपर का पूरा पैटर्न है वो किस तरीके का है। और तीसरी बात जो हमें ये देखनी है वो हम इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसमें कई बार यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि हम प्रश्न पत्र में अनेक बार एक प्रकार का रिपीट देखते हैं और रिपीटेशन भी इसमें देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें आपके सामने प्रस्तुत करना है इसका इतिहास का, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आपके सामने क्या है। तो सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम 2023 का जो आपका हिस्ट्री का पेपर 1 है वह आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब अगर मैं इसका एक बेसिक आइडिया आपको देने का प्रयास करूं तो आपको कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है। जैसे कि जब हम इतिहास के वैकल्पिक विषय की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री का जो ऑप्शनल का जो आपका मेंस में पेपर होता है उसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है उसे कह सकते हैं पेपर 1 और जो दूसरा पेपर होता है उसे कह सकते हैं पेपर 2। 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शनल का जो मार्किंग पैटर्न है वो कैसा है। तो ऑप्शनल में जो है कुल जो नंबर आते हैं वो हैं आपका कुल अधिकतम मार्क्स जो है वो है 500 नंबर और इसका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है। तो पेपर 1 में 250 नंबर का है, पेपर 1 में 250 नंबर का है और दूसरे पेपर में भी 250 नंबर का आपका पेपर आता है। अब मोटे तौर पर इसमें किस किस प्रकार के सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है तो वो भी मोटा सा आइडिया आप ले लें। जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे बाकी सारी चीज़ें पता ही चल जाएंगी। तो जो पेपर 1 है आपका, जो आपका पेपर 1 होता है जिसका आज हम मोटा एक ओवरव्यू लेंगे, वो मोटे तौर पर कौन से टॉपिक्स को शामिल करता है। तो इसमें आपका प्राचीन भारत शामिल है, एंशिएंट इंडिया शामिल है, ठीक। इसके अलावा इसमें मध्यकालीन भारत को शामिल किया जाता है, एंशिएंट और मिडेवल। जो आपका मॉडर्न इंडिया है और आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो किसका पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ द सेकेंड पेपर, ठीक है। पेपर 2 में क्या आता है, तो पेपर 2 में आपका आता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, जिसमें पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस के भी सेक्शन शामिल होते हैं और साथ ही साथ इसमें विश्व इतिहास भी पूछा जाता है। जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे एंशिएंट हो, चाहे वो मिडेवल हो या मॉडर्न इंडिया हो या पोस्ट मॉडर्न इंडिया हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, सारे के सारे सेगमेंट्स को अब शामिल कर लिया गया है यूपीएससी के जीएस के पेपर में। और एक तरीके से सारे के सारे विद्यार्थी जीएस के माध्यम से इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि आप जीएस के साथ ही वैकल्पिक विषय इतिहास को बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका इतिहास का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो अपने आप तैयार हो जाएगा और ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा जिसे आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में पेपर 1 में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, इसमें प्राचीन भारत होता है और मध्यकालीन भारत को शामिल किया जाता है। इसके अलावा आप इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि स्पेशली जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल्स है उसमें पेपर 1 में एक मैप का भी सेगमेंट होता है, एक मानचित्र का भी सेगमेंट होता है जिसमें आपको कुछ स्थल दिए जाते हैं, उनका हिंट दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि बताइए कौन सा स्थल है और उसके बारे में आपसे टिप्पणी करने को कहा जाता है। तो पेपर 1 में क्या क्या है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और इसमें मैपिंग के सेक्शन को शामिल किया गया है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आप इसके अनुदेशों को समझ सकते हैं। इसमें जो पेपर का टाइमिंग होगा वो कुल 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो मैंने आपको बताया वो है आपके 250। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा होता है, तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कुल मिला के 8 प्रश्नों को पूछा जाता है
और ये जो 8 प्रश्न होते हैं इनको 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। 8 प्रश्न हैं, 2 खंडों में विभाजित होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे होते हैं। और विद्यार्थियों को क्या करना होगा, तो विद्यार्थियों को उन 8 में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 8 में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि उन 8 प्रश्नों में से जो आपको 5 का उत्तर देना है उसमें प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या जो 5 होगी वो आपकी अनिवार्य होगी, और बाकी जो खंड बचेंगे, बाकी जो प्रश्न बचेंगे उनमें से हर खंड से कम 1 प्रश्न चुन के आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी मोटा मोटा पैटर्न क्या है, मोटा मोटा मार्किंग पैटर्न क्या है, तो कुल मिला के इसमें 8 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्नों को आपको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। 8 प्रश्नों को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इन 2 खंडों में यानी कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे। इन 2 खंडों में कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक खंड में 4 क्वेश्चन। इसमें जो आपका पहला खंड होगा, खंड आपका जो पहला होगा, फर्स्ट खंड जो होगा उसका खंड, प्रत्येक खंड का पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका अनिवार्य है, उसको आपको करना ही है। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस बचे, यानी जो बाकी आपके 6 क्वेश्चन बचे, उन 6 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तो दोनों खंडों में से कम 1 क्वेश्चन चुन के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 8 प्रश्न हैं। उन 8 प्रश्न में पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न हो गया आपका अनिवार्य, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 6। उन 6 में से आपको 3 और प्रश्नों का उत्तर देना है, तो कुल मिला के आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और आपके पास चॉइस है कि आप खंड ए और खंड 2 में से किसी भी खंड में से प्रश्नों को चुन के कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य प्रश्न के अलावा प्रत्येक खंड से कम 1 क्वेश्चन आपको चुन के कुल 3 प्रश्नों का जवाब देना है। अब इसको करते कैसे हैं, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पहले वाले प्रश्न में होता है, जो हम पहले वाले खंड की बात करें, सेक्शन ए की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर में क्या होगा, 2 सेक्शन में बदलाव होगा। 2 सेक्शन में जो है आपका पेपर बटा होगा, और दोनों सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे। अब दूसरा डिवीजन क्या किया गया है, दूसरा डिवीजन ये किया गया है कि इन 4 क्वेश्चंस में से जो इसका पहला क्वेश्चन होगा और ये इसका जो दूसरे खंड का पहला क्वेश्चन यानी जो 5वां क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। यानी 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब कुल मिला के करने हैं 5, यानी 3 क्वेश्चन बचे। तो 3 क्वेश्चंस में क्या नियम बनाया गया है, 3 क्वेश्चन में ये नियम बनाया गया है कि आप इन दोनों खंडों में से, यानी इसमें पहला वाला खंड अगर हम कहें, पहला वाला अगर हम खंड कहें, खंड 1 और खंड आपका 2, खंड 1 और खंड आपका 2, इसको अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करूं कि प्रश्न 1 और इसका प्रश्न 1, खंड 1 और खंड 2 का प्रश्न 1 यानी ये हो जाएगा प्रश्न 5। तो प्रश्न 1 और इसका प्रश्न 1 यानी प्रश्न संख्या 5, ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों हैं अनिवार्य, इनको करना ही करना है। क्या है इनका हिसाब, इनको करना ही करना है। अब दूसरा इसमें डिवीजन किस तरीके से है, तो दूसरा डिवीजन भी थोड़ा समझ लीजिए। जो खंड 1 में, चूँकि कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न है 8, ठीक है, तो खंड 1 और खंड 2 में बांट दिया जाए तो 4 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन इसमें। शर्त क्या लगाई गई है, शर्त ये लगाई गई है कि आपका जो प्रश्न 1 है और दूसरे खंड का प्रश्न 1 यानी क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों अनिवार्य हैं, यानी इनको तो करना ही करना है। तो 1 क्वेश्चन ये हो गया, 1 क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए। अब कह रहा है कि 8 में से 5 करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खंड 1 का प्रश्न संख्या 2, खंड 1 का प्रश्न संख्या 3 और खंड 1 का प्रश्न संख्या 4, इन 4 में से, इन 3 में से आपके पास ऑप्शन है कि आप कम से कम 1 प्रश्न तो चुनेंगे ही, कम से कम 1 क्वेश्चन को तो आपको करना ही है। और आप चाहें तो 1 क्वेश्चन के अलावा 1 प्रश्न और इसमें से कर सकते हैं। यानी आपके पास जो कह सकते हैं ऑप्शन दिया गया है उसमें 8 क्वेश्चंस को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। 4 खंड 1 में है, 4 खंड दूसरे में है। 4 क्वेश्चन 1 खंड में है, 4 क्वेश्चन दूसरे आपके जो है खंड में है। इसमें पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है,
और बाकी वाले खंडों में आपको क्वेश्चन का इस तरीके से पैटर्न सेट किया गया है कि आपको प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न चुन के कम से कम नहीं तो 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि आप दोनों खंडों में से कम पहले वाले खंड से 2 कर दीजिए या दूसरे वाले खंड से 3 कर दीजिए, कुल 5 हो जाएगा, या पहले वाले खंड से 3 कर दीजिए, दूसरे वाले खंड से 2 कर दीजिए। इस तरीके से आपको करना है, कम से कम 2 क्वेश्चन एक खंड से करना है, जिसमें खंड 1 का क्वेश्चन 1 और खंड 2 का क्वेश्चन 1 आपके लिए अनिवार्य है। ठीक, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो आपका पेपर 1 होता है उसमें मैपिंग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? एक मानचित्र का एक क्वेश्चन होता है जो आपको हल करना होता है। इस मानचित्र में क्या होगा कि आपको दिए गए मानचित्र पर जो अंकित स्थान होंगे उनकी पहचान करनी होगी, और आपको जो आंसर लिखने के लिए पुस्तिका दी जाएगी उसमें लगभग 30 शब्दों में आपको इसकी एक टिप्पणी लिखनी होगी, और इसके लिए जो है आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे ताकि आप उस स्थल को पहचान सकें। जैसे कि बताया जाएगा कि अच्छा पहचानिए कि नवपाषाण स्थल है, ये न्यूलिथिक साइट है, बताइए कौन सा है, कौन सा ये साइट है जहाँ पे मदर और चाइल्ड की यानी माता और शिशु की मृण मूर्ति मिली है, ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे हमें गुप्त मुद्रा निधि प्राप्त हुई है, ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे हम बोटैनिकल रिमेन्स यानी वानस्पतिक अवशेष प्राप्त करते हैं, ऐसा कौन सा साइट है जो हड़प्पा से संबंधित है जहाँ पे मिट्टी की ईंटों से बने प्लेटफॉर्म वाले हड़प्पाई स्थल मिले हैं, ऐसा कौन सा स्थल है जो मौर्य तड़ाग स्थल है, रिजर्वायर साइट है, ऐसा कौन सा साइट है जो मैत्रक डायनेस्टी की राजधानी था, ऐसा कौन सा साइट है जो गोदीवादा रहा है यानी डॉकयार्ड रहा है। ऐसे संकेत आपसे पूछे जाएंगे। शैल आश्रय है, पत्थर की कुल्हाड़ी का कारखाना है, सातवाहन स्थल है, अशोक शिलालेख हैं, बौद्ध स्तूप हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप है, मेगालिथिक साइट है, सन टेम्पल है, रोमन फैक्ट्री साइट है। ठीक, इसके अलावा जो है 3 मंदिर स्थल है, महापाषाण का स्थल है, और इन सबको पहचानने के लिए आपको एक मैप दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको जो है एक मैप दिया गया है, उस मैप में वो पर्टिकुलर नंबर लिखा होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, 9 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 14 लिखा है, या 20 लिखा है, या 10 लिखा है। ठीक है, तो इन सबको आपको पहचानते हुए क्या करना होगा, यहाँ पे इससे संबंधित संकेत दिए हुए हैं कि आप जो है इस संकेत को देखिए। ठीक है, और इसको जो है 30 शब्द में आपको क्या करना है, 30 शब्द में आपको इसके बारे में लिखना है, और इसके लिए कुल जो मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, कुल मार्क्स डिसाइड किए गए हैं 50। तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 250 शब्द में, मतलब जो कुल मार्किंग पैटर्न है पेपर 1 का, 250 अंकों में पहला वाला जो आपका जो सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है 50 अंक का है। यानी जो आपसे बोला गया, यानी जो आपको कहा गया था कि आपको 5 प्रश्न करने होंगे, आपको कितने प्रश्न करने होंगे, 5 प्रश्न। तो 5 प्रश्न में कुल मिला के आपके मार्किंग कितने हो गए, 250। यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें फर्स्ट वाला सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैपिंग का होगा, जिसमें आपको जो साइट्स दी होंगी वो आपको पहचाननी होंगी, और उस पर 30 वर्ड्स में आपको अपना एक टिप्पणी लिखना होगा उस साइट को पहचान के। ये जो है आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा तरीके से मार्किंग वाला भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो इसमें आपके नंबर भी कम हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 खंडों में विभाजन है। पहले वाले खंड में कुल मिला के 4 क्वेश्चन, दूसरे वाले खंड में कुल मिला के 4 क्वेश्चन। तो जो पहला वाला खंड होता है उसका संबंध प्राचीन भारत से होता है, दूसरा वाला जो खंड होता है उसका संबंध मिडीवल हिस्ट्री से होता है। यानी बाकी जो खंड 1 के 3 क्वेश्चंस होंगे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि उसमें प्रत्येक खंड में, मतलब मान लीजिए आपका खंड ठीक है ए है, उसमें आपसे पूछ रहा है वो 4 प्रश्न। ठीक है, खंड ए में क्या पूछ रहा है, 4 प्रश्न पूछ रहा है। तो होता क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मानचित्र का हो जाता था, मैपिंग का हो जाता था। ठीक, और ये मान लीजिए 50 अंक का है। ठीक है, कितने अंक का है, 50 अंक। अब बाकी कितने बचे, बाकी 3 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्या होता था कि पहले एक ही क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब उन्होंने एग्ज़ाम का आप कह सकते हैं जटिलता वो बढ़ा दिया है।
एक क्वेश्चन को तोड़ के पहले उसने 2 क्वेश्चन किया, और अब स्थिति ये है कि वह जो है एक ही खंड में, मतलब एक ही क्वेश्चन विद इन 1 क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 भाग हो गए, ए, बी और सी, तीनों का तीनों आपको करना है, अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 चूज़ कर रहे हैं करने के लिए, तीनों क्वेश्चन करना होगा। मार्किंग पैटर्न क्या किया कि पहला वाला क्वेश्चन 20 नंबर का, दूसरा वाला क्वेश्चन 15 नंबर का, तीसरा वाला क्वेश्चन 15 नंबर का, कुल मिला के 50 नंबर का हो गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी उसने 3 पार्ट्स कर दिए। पहला वाला क्वेश्चन 20 नंबर का, दूसरा वाला क्वेश्चन 15 नंबर का, तीसरा वाला क्वेश्चन 15 नंबर का। सेम जो है चौथे क्वेश्चन के साथ है, पहला वाला क्वेश्चन 20 नंबर का, दूसरा वाला 15 नंबर का, तीसरा वाला 15 नंबर का। यानी पेपर की जटिलता बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि आपको उसने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि दोनों खंडों में से पहला प्रश्न और आपका दूसरा खंड का पहला क्वेश्चन, यानी नंबरिंग के हिसाब से 5वां प्रश्न, वो अनिवार्य है। बाकी क्वेश्चंस में से आप क्या करो कि कम से कम एक खंड से एक क्वेश्चन चूज़ करते हुए कुल 5 का उत्तर दे दो। तो स्टूडेंट्स पहले क्या करते थे कि भाई पहला और 5वां तो कर दिया, बाकी उसमें से जो है एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर ली, 2 क्वेश्चन इसमें से कर लिए, और फिर उसमें से एक क्वेश्चन कर लिया, तो 3 इसमें से हो गए, 2 इसमें से हो गए, 5 क्वेश्चन होकर के चले जाते थे। लेकिन अब जटिलता कैसे बढ़ गई है कि क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने जो है विभाजन कर दी है, तो इससे जटिलता बढ़ी है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन नवपाषाण का पूछा गया है, फिर सिंधु सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र यानी हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद जो है आर्यों से संबंधित यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, संगम साहित्य पे क्वेश्चन है, मौर्य काल से क्वेश्चन पूछ लिया गया, और इसमें गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से जो चौथा क्वेश्चन है उसमें भक्ति आंदोलन के सिद्धांत, प्रसार और प्रभाव पे क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में आरंभिक मंदिर स्थापत्य कला शैली और चोल स्थापत्य कला शैली किस तरीके से दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, क्या अंतर देखने को मिलता है, इस पर क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा गुप्तोत्तर काल और इसमें किस तरीके से धार्मिक मतों का विस्तार हुआ, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस का नेचर है वो कैसा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस का नेचर एनालिटिकल है, विश्लेषण वाला है, एनालिटिकल है, विश्लेषण वाला है। ठीक, आलोचनात्मक है, आपसे एनालाइज करने को पूछा जाएगा, क्रिटिसाइज़ करने को पूछा जाएगा। केवल और केवल अच्छी बातें ही नहीं बतानी है, केवल और केवल जो है व्याख्या ही नहीं करनी है, बल्कि उसको एनालाइज करना है। ठीक है, जैसे कि इसके आप टेल वर्ड्स देखिए, टेल वर्ड्स में क्या पूछा गया है, एग्जामिन कीजिए, ठीक है, डिस्कस कीजिए, ठीक, फिर डिस्कस कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विश्लेषण कीजिए, ठीक, फिर उसके बाद आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। ठीक, इस तरीके से, या फिर क्या ये कहना उचित है, आपसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एनालिटिकल प्रकार के मिलेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस वाले मिलेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो विश्लेषणात्मक मिलेंगे, आलोचनात्मक मिलेंगे। तो आपका जो व्यू है वो इस तरीके का होना चाहिए कि केवल घटना के बारे में ही आपको पता ना हो, बल्कि उस घटना के प्रॉस एंड कॉन, क्या सही है क्या गलत है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो खंड 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका संबंध किससे होता है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से होता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो खंड बा है, खंड बा में क्या स्कीम रखी है, तो खंड बा में ये बोला उन्होंने कि पहला सेक्शन जो है अनिवार्य है। तो अगर हम फिर से इसको रिवाइज करें, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा समझना मुश्किल है, तो जो आपका खंड ए था और आपका जो खंड बी था, 2 खंडों में जो है आपका पेपर बटा हुआ है। खंड ए में जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें पूछा गया था मैप, और ये मोटे तौर पर किससे संबंधित है, प्राचीन भारत से संबंधित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं, तो ये तीनों के तीनों संबंधित हैं प्राचीन भारत से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तीनों के तीनों प्राचीन भारत से संबंधित हैं। और क्वेश्चन को उन्होंने और ज़्यादा एनालिटिकल बनाने के लिए, टफ बनाने के लिए क्या किया कि हर क्वेश्चन के 3-3 सेगमेंट कर दिए, और आपसे कहा गया है कि आप क्या करिए कि भाई इसको तो करना ही करना है, अनिवार्य रूप से कम इन 3 में से एक क्वेश्चन तो आपको चुनना ही है, एक प्रश्न तो आपको चुनना ही है। यानी एक खंड से कम 2 क्वेश्चन तो करने ही है, यानी इससे 2 तो इससे 3, इससे 3 तो इससे 2, ये आपके ऊपर है कि आप किसको डिसाइड करते हैं। अब खंड बा में क्या है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, यानी गणना के हिसाब से 5वां क्वेश्चन,
यहाँ पे इन्होंने क्या है, कुछ आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू किए हैं। इसमें जो नंबर रहता है वो रहता है 5 का, और हर क्वेश्चन जो है चूँकि 50 नंबर का है एक खंड, तो हर क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा आप देख सकते हैं 10। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन हैं और कुल जो है उसमें मार्किंग जो है 50 है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं एक क्वेश्चन कितने होगा, 10 अंक का होगा, और सबका उत्तर आपको देना है। और मोटे तौर पर इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध पूर्व मध्यकाल से, मध्यकालीन भारत से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है भारतीय सामंतवाद के विभिन्न समर्थक तत्वों के बारे में बताइए। भारतीय सामंतवाद की व्याख्या कैसे हुई। इसके अलावा सूफी साहित्य का क्या महत्व रहा है इतिहास के साक्ष्य के रूप में। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए क्या कारक रहे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति पर क्वेश्चन पूछा है। यानी पांचों के पांचों जो क्वेश्चन है किससे संबंधित हैं, वो प्री मिडिवल एरा जो सामान्य रूप से मानी जाती है आपकी 750 से 1206 के बीच। कई लोग जो हैं इसको हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से ही मानते हैं। तो मोटे तौर पर जो है ये पूर्व मध्यकाल और उसके बाद सल्तनत काल, मुगल काल, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर उसके बाद वही सेम पैटर्न जो है रिवाइज हुआ है कि पहले वाले में उन्होंने क्या किया था, खंड ए में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये आपके ऊपर है कि इसमें से आपका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है कि 7 करना है कि 8 करना है, बट आपको तीनों का जवाब देना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल से क्वेश्चन पूछा है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका क्या थी। इसके अलावा बलबन पर क्वेश्चन पूछा है कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत को विस्तारित करने के स्थान पर समेकित करने की नीति क्यों चुनी। फिर मुगल लघु चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला की किन विशेषताओं का समावेशन हुआ, मुगल चित्रकला पे क्वेश्चन है। और अगर आप इसे चूज़ करेंगे तो तीनों का उत्तर आपको देना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम बात है कि भाई 3 चीज़ें जो है इन्होंने जोड़ दी। और यहाँ पे आप एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री सामान्य तौर पर जो है वह 1707 यानी औरंगजेब की जो मृत्यु हो गई है वहाँ तक मान लिया जाता है कि भाई मिडिवल हिस्ट्री का जो है कहानी ख़त्म हो गई है, मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो मोटे तौर पर मॉडर्न इंडिया में पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे जो है नए ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ये 1757 के प्लासी के युद्ध पे क्वेश्चन कई बार पिछले सालों में पूछा गया था। इस साल आप देखेंगे कि भाई देखिए मुगल साम्राज्य की अखंडता के सामने मराठे किस तरीके से खतरा थे, यानी मुगलों के पतन पे मराठों पे क्वेश्चन आया, हैदर अली पे क्वेश्चन आया, टीपू सुल्तान पे क्वेश्चन आया जो मॉडर्न का क्वेश्चन है पेपर 1 में पूछ रहा है। इसी तरीके से रंजीत सिंह और सिखों का उदय, यह भी जो है मोटे तौर पर मॉडर्न में पढ़ा जाता है, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि मिडिवल हिस्ट्री में ये जो है 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी तक चला जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए मुगल वास्तुकला पे क्वेश्चन आया है। 18वीं शताब्दी का क्राइसिस आपका एक टॉपिक पढ़ा जाता है, उस पर क्वेश्चन आया है। और अकबर कालीन मुगल राज्य की प्रवृत्ति पे क्वेश्चन आया है। यानी क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, क्वेश्चंस का नेचर जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। आकलन करें, विश्लेषण करें, आलोचना करें, विवेचना करें, व्याख्या करें, इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें केवल और केवल घटना के बारे में ही आपको जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि उनकी बहुत अच्छी व्याख्या करने के साथ ही आप उनका बहुत अच्छी तरीके से आकलन कर पाने में सक्षम हो, ये भी क्षमता वो आपसे मांग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिमांडिंग पेपर है, जिसके लिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमने अपना जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का जो कोर्स है वह हमने शुरू किया है। यह जो है 1 तारीख से शुरू होगा। जल्दी से आपको जो है इसमें एडमिशन लेने की ज़रूरत है। अब हम कुछ नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।